हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों का टॉपिक है कोशिका विभाजन क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण डिस्कस करेंगे। तो कोशिका विभाजन क्या होता है? किस विभाजन का मतलब होता है टूटना, कि एक कोशिका से नई संततियों का निर्माण होना। क्या होता है? एक कोशिका से मतलब नई संततियों का निर्माण होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। यह विभाजन के द्वारा ही संभव होता है प्रत्येक जीव की वृद्धि और विकास के लिए। क्या? प्रत्येक जीव की वृद्धि और विकास के लिए उसके कोशिका विभाजन की वृद्धि पर निर्भर करता है। यह कोशिका विभाजन 4 प्रकार से होता है: सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और स्वतंत्र कोशिका का निर्माण। तो हेडिंग डालेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। तो लिखो कोशिका विभाजन क्या होता है? एक कोशिका से नई कोशिका का, एक कोशिका से नई संतत कोशिका का, नई संतत कोशिका का नई संतत कोशिका का निर्माण होता है। यह कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव होता है। यह कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव होता है। प्रत्येक जीव की वृद्धि और विकास के लिए, प्रत्येक जीव की वृद्धि व विकास के लिए प्रत्येक जीव की वृद्धि और विकास के लिए कोशिका विभाजन और वृद्धि पर निर्भर करता है। विकास के लिए विभाजन और वृद्धि पर निर्भर करता है, यह विभाजन 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 मियोसिस या माइटोसिस, मतलब लिखेंगे सूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन, और होता है असूत्री विभाजन, और होता है स्वतंत्र कोशिका निर्माण। और कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव हो पाता है। प्रत्येक जीव की वृद्धि और विकास के लिए विभाजन और वृद्धि पर निर्भर करता है। यह विभाजन 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 सूत्री विभाजन, नंबर 2 अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, स्वतंत्र कोशिका निर्माण। जो हमें इंपॉर्टेंट है सूत्री और अर्धसूत्री। क्या इंपॉर्टेंट है? सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो सब डालेंगे सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन सूत्री विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? माइटोसिस, मतलब माइटोसिस डिवीजन। तो सबसे पहले सूत्री विभाजन होता क्या, इसके बारे में जानेंगे। सूत्री विभाजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
सूत्रीय विभाजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1816 में फ्लेविंग ने किया था। किसने किया था? 1816 में फ्लेविंग ने किया था। यह सदैव जीवों की कायिक कोशिका में होता। क्वेश्चन यहां से बनता है कि सूत्रीय विभाजन हमेशा किसमें होता है? क्या होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से डिवीजन में एकमात्र सेल से दो मात्र कोशिका या दो मदर सेल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। तो क्या बताओगे? माइटोसिस डिवीजन में एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आकार में समान होती। इस विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब सूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहीं पे अगर हम पढ़ते होते क्या? अर्धसूत्रीय विभाजन। तो अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, लेकिन सूत्रीय विभाजन में परिवर्तन। तो यहां से जब हम सूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन पढ़ लेंगे तो यहीं से हमारा एक टॉपिक, यहीं से छोटा सा टॉपिक आता है कि सूत्रीय विभाजन अर्धसूत्रीय में अंतर लिखो। तो यहीं से आप लोग रिलेट कर पाओगे कि सूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन कैसे हम डिफरेंस समझेंगे। तो लिखो, सबसे पहले सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, सूत्रीय विभाजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1816 में फ्लेमिंग ने किया था। क्या बता? सूत्रीय विभाजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1816 में फ्लेमिंग ने किया था। यह सदैव जीवों की कायिक कोशिका में होता है। यह सदैव जीवों की कायिक कोशिका में होता है। सूत्रीय विभाजन शब्द का प्रयोग 1816 में फ्लेमिंग ने किया था। यह सदैव जीवों की कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तथा गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह विभाजन 6 अवस्था में होता है। यह विभाजन 6 अवस्था में होता है। नंबर 1 इंटरफेज। ये शब्द जो हम लिखाएंगे इनको हिंदी में नहीं याद करना है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाना, टीरो याद करना है, क्योंकि हिंदी में पश्चात अंतर याद ही नहीं रहता ना आपके कहीं काम आने वाले। तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, और टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन आता है
कि सूत्री विभाजन अवस्था की प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था बड़ी होती है। ठीक, तुमने क्या बोला, एक बार फिर से देखो रिवीजन कराने के लिए। कोशिका विभाजन, यह एक कोशिका से नई संतत कोशिका का निर्माण होता है। यह कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव होता है। प्रत्येक जीव की वृद्धि और विकास के लिए विभाजन और वृद्धि पर ही निर्भर करता है। यह विभाजन 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 माइटोसिस, मियोसिस, असूत्री विभाजन, स्वतंत्र सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन जिसे कहते हैं माइटोसिस, सूत्री विभाजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1816 में फ्लेमिंग ने किया था। यह सदैव जीवों की कौन सी कोशिका होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। एकमात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह विभाजन 6 अवस्थाओं में होता है। नंबर 5 इंटर प्रोफेज, इंटर में पास हुए कहां गए, प्रो हो गए। इंटर में पास हुए कहां गए, प्रो हो गए। तो प्रो में आके क्या हुए, पिटाई हो गए, मतलब मेटा। यस, इंटर में पास हुए तो प्रो हुए। प्रो में क्या मिली मुझे, मिठाई मिली। मिठाई मिली तो क्या कहने लगे एना हमें भी लाओ, एना हमें भी लाओ। तो तुमने क्या किया, टाल दिया कि हम नहीं देंगे, टीलोपेज। और तो टाल दिया तो कहेंगे हम साइको, हम तुमसे क्या है, गुस्सा हो गए जाके, तो साइको। तो इंटर में पास हुए प्रो, प्रो में क्या है, मांगी मिठाई। तो मिठाई में हमने क्या कह दिया कि एना हम नहीं देंगे, तो उसने क्या कर दिया कि टीलो, मतलब टील कर दिया, मना कर दिया रखे, हमने टील कर दिया। तो क्या दिया, हम गुस्सा हो गए, साई हो गए जाके। तो इंटर प्रोफेज मेटा एना टीलोसाइटोकाइनेसिस, इंटरफेज प्रोफेज मेटा एना टीलोसाइटोकाइनेसिस। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। आज समझ में। अब हेडिंग डालो इंटरफेज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से। इंटरफेज अगर इंटरफेज क्या होता है, यह विभाजन के सबसे पहले की अवस्था होती है। अभी लिखो मत, ये विभाजन सब पहले की अवस्था होती है। इसमें कोई विभाजन नहीं होती, बल्कि जीव द्रव उपापचयी क्रियाओं में चलता रहता है। बल्कि जीव द्रव उपापचयी क्रियाओं में चलता रहता है। इसमें केंद्रक द्रव की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें केंद्रक कला फूली हुई नहीं होती है। केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे क्या जी फेज अवस्था भी कहते हैं। केंद्रक में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। केंद्रक का आकार, केंद्रिका का आकार बढ़ जाता है। गुणसूत्र लंबे और कुंडलाकार आकृति के हो जाते हैं। तो लिखो, यह विभाजन पहले विभाजन पहले की अवस्था, यह विभाजन के पहले की अवस्था है। यहाँ विभाजन के पहले की अवस्था है। यह विभाजन के पहले की अवस्था है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह विभाजन के पहले की अवस्था है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। केंद्रिका का आकार बढ़ जाता है। नंबर 2, केंद्रिका का आकार बढ़ जाता है। यह विभाजन की पहले की अवस्था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें केंद्र का आकार बढ़ जाता है। गुणसूत्र लंबे और कुंडली के आकार के हो जाते हैं। गुणसूत्र लंबे व कुंडलित आकार के हो जाते हैं और कुंडलित आकार के हो जाते हैं। इसमें केंद्र कला फूली हुई नहीं होती है। नंबर 4, केंद्र कला
कला फूली हुई नहीं होती है। तो क्या बोला इधर देखो, यह विभाजन पहले की अवस्था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केंद्रिका का आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन था केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। और केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना नामक एक साइंटिस्ट थे। कौन? फोंटाना ने। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसका डायग्राम बनाओ। क्रोमेटिड आपस में प्रतिकर्षण बल के कारण खिंचाव उत्पन्न करते होता है। क्रोमेटिड में आपस में परिवर्तन के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसमें क्रोमेटिड पोल की ओर खिंच जाते हैं। गुणसूत्र सिकुड़कर मोटे और छोटे हो जाते हैं। खिंचाव के कारण यह आकृति बी और एल के आकृति की हो जाती है। इसके बी और एल के आकृति की हो जाती है। क्रोमेटिड में आपस क्रोमेटिड में आपस में प्रतिकर्षण बल के कारण खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्रोमेटिड पोल की ओर खिंच जाते हैं। क्रोमेटिड पोल की ओर खिंच जाते हैं। पोल की ओर खिंच जाते हैं। गुणसूत्र सिकुड़कर मोटे हो जाते हैं। मोटे गुणसूत्र सिकुड़कर मोटे व छोटे हो जाते हैं। खिंचाव के कारण आकृति बी या एल आकार की हो जाती है। वजन के पहले की अवस्था होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केंद्रिका का आकार बढ़ जाता है। गुणसूत्र लंबे और कुंडलित आकार के हो जाते हैं। केंद्रक कला फूली हुई नहीं होती है। एनापेज क्रोमेटिड में आपस में प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे आकृति उनकी किसकी होती है? बी आकार की हो जाती है। गुणसूत्र सिकुड़कर मोटे और छोटे हो जाते हैं। कैसे रहते हैं? मोटे और छोटे हो जाते हैं। आगे देखो, अब हेडिंग डालो मेटाफेज। इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे और मोटे होने लगते हैं। इस अवस्था में तो आवाज नहीं आनी चाहिए तुमको। इस अवस्था में गुणसूत्र मोटे व
छोटे होने लगते हैं। मोटे और छोटे होने लगते हैं। गुणसूत्र दो क्रोमेटेड सेंट्रोमियर पर जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र के दो क्रोमेटेड सेंट्रोमियर पर जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र के दो क्रोमेटेड सेंट्रोमियर पर जुड़ जाते हैं और कोशिका कला समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में गुणसूत्र मोटे और छोटे होने लगते हैं। गुणसूत्र के दो क्रोमेटेड सेंट्रोमियर पर जुड़ जाते हैं। केंद्रक और कोशिका कला समाप्त होने लगती है। तो उसका डायग्राम देखो पहले। ये गुणसूत्र हैं, यहाँ पे जो जुड़े हुए ये गुणसूत्र हैं। सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर मेटाफेज अवस्था या क्या प्रोफेज की बाद की अवस्था होती है। यह प्रोफेज के बाद की अवस्था होती है। यह प्रोफेज के बाद की अवस्था होती है। इसमें गुणसूत्र पहले की अवस्था में छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसमें गुणसूत्र पहले की अवस्था में छोटे और मोटे हो जाते हैं। सभी गुणसूत्र कोशिका में मध्य रेखा पर आ जाते हैं। सभी गुणसूत्र कोशिका में मध्य रेखा पर आ जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र को 2 सेंट्रोमियर में बढ़ जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 सेंट्रोमियर में बढ़ जाता है। प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र मोटे और छोटे होने लगते हैं। 2 क्रोमेटेड सेंट्रोमियर पर जुड़ जाते हैं। केंद्र कोशिका कला समाप्त हो जाती है। मेटाफेज में देखो या प्रोफेज के बाद की अवस्था होती है। गुणसूत्र पहले की कंडीशन में क्या हो जाते हैं, मोटे और छोटे हो जाते हैं। पहले जो कितने बड़े बड़े थे अब कितने होंगे, छोटे हो जाते हैं। सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, मध्य रेखा पर आ जाते हैं। अब डालो टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज अवस्था तो टीलोफेज अवस्था क्या होता है, यह सबसे अंतिम अवस्था होती है। यह विभाजन की अंतिम अवस्था होती है। अंतिम अवस्था, यह विभाजन की अंतिम अवस्था होती है। गुणसूत्र लंबे आकार के हो जाते हैं। गुणसूत्र लंबे आकार के हो जाते हैं। लंबे आकार के हो जाते हैं तथा विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं।
विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। सभी ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। केंद्र कला पुनः बन जाती है। केंद्र कला पुनः बन जाती है। तुम्हारा उसका नाम देखो कर मोनू बुला मोनू तेड़ो हेलो हेलो हाँ भाई मोनू तेड़े साइलेंट कर दे। अगर तुम्हारे मारते यार तो फेंक के मार देता मेरे को होता था खुद के फोन साइलेंट रहते यह विभाजन की अंतिम अवस्था होते गुणसूत्र लंबे आकार के हो जाते तथा विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते तो दो ध्रुव में बढ़ गए। केंद्र कला पुनः बन जाती है। ये दो केंद्र कला बन गई जाके। देखो साइटोकाइनेसिस एक ऐसी अवस्था होती है, क्वेश्चन आता है कि सूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों के एक पुत्री कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो साइटोकाइनेसिस अवस्था में सूत्री विभाजन की जो अवस्था है साइटोकाइनेसिस में एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन के बाद कोशिका विभाजन के बाद जीव द्रव्य विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है। एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। देखो यह कोशिका विभाजन के बाद जीवद्रव्य विभाजित हो जाता है और ये जीवद्रव्य बाहर वाला क्या है टूट जाता है और एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। एक पुत्री कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस अवस्था में एक मात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का विभाजन होता है। इन अर्धसूत्री विभाजन दो अवस्थाओं में पूरा होता है। एक प्रथम अवस्था की व्यवस्था होती है, उसमें एक मात्र कोशिका से दो पुत्री का कोशिका विभाजन होता है और द्वितीय अवस्था में उसमें भी एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका का विभाजन हो जाता है। तो टोटल चार एक पुत्री कोशिका से चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब चलो इंपॉर्टेंस
2 मिनट। इसका मुख्य कार्य जीवों की वृद्धि करना, मुख्य कार्य जीवों की वृद्धि करना, जीवों की वृद्धि करना तथा ऊतकों का पुनरुत्पादन करना, ऊतकों का पुनरुत्पादन करना, उत्पादन करना, होता है। इस विभाजन के द्वारा जीवों के अंगों की वृद्धि और विकास होता है। जीवों की वृद्धि व अंगों का विकास होता है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं को बदलने का कार्य होता है। पुरानी कोशिका से नई कोशिका में बदलने का कार्य होता है। इसी को घाव भरना भी कहते हैं। इसी को घाव भरना भी कहते हैं।